discuss in the first part of video about the definition of the federalism and difference between power sharing and the federalism. Power sharing and the federalism. And also we already discussed about the characteristics of the unilateral government. Now in this chapter we are going to discuss about the key features of the federalism. संघवाद सरकार के जो है क्या विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषता क्या है, जिससे कि हम ये समझ सके कि यहाँ पर जो है फेडरल का कॉन्सेप्ट इस गवर्नमेंट में लागू किया गया है. The first or very important key feature of the federalism is that there are two or more than two level or tier of the government. इसमें जो है दो स्तर की सरकारें होती हैं. सरकारों का स्तर दो लेवल पर बटाया जाता है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द यूनियन गवर्नमेंट एंड अनदर वन इज द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इसमें कंसेप्ट होता है. इट मीन्स देयर इज द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इन द फेडरलिज्म गवर्नमेंट. दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म. Now we are going to discuss the second feature. The different tier or the level of the government govern the same citizen, but each tier has own jurisdiction and specific on the in the specific matter of the legislation, taxation and administration. It means in the second feature, the different tier of the government, सरकार की विभिन्न स्तर हो सकता है. इसमें दो स्तर हो, दो से अधिक स्तर हो, टायर कॉन्सेप्ट हो. तो इसमें जो है सरकार के विभिन्न स्तर जो होते हैं एक ही तरह के एक ही टेरिटरी पर दो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वर्क करती है. मतलब एक ही जनता को, देश के नागरिक को जो है, सेम नागरिकों को दो लेवल की सरकार उनको क्या करती है, गवर्न करती है, उनको मैनेज करती है. बट द मेन कंडीशन इज दैट ईच टायर हैज ओन ज्यूरिडिक्शन. हर टायर का एक अपना जो है न्याय क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, ठीक है. और इन द स्पेसिफिक मैटर, विशेष जो है विषय पर, जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थापिका में देखिए केंद्र सरकार की जो है लेजिस्लेशन अलग है, हर स्टेट का जो है अपना लेजिस्लेशन होता है. उसी तरह से उनके टैक्सेस भी बटे हुए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज, टैक्सेस, उसका सब्जेक्ट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है. एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा सब्जेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आएगा, कौन उसको अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा, ये अलग है. मतलब एक ही राज्य जो है दो तरह की सरकारों के द्वारा गवर्न की जाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. इसमें कि जनता को जो है दो लेवल की सरकार जो है गवर्न करती है, लेकिन उनके जो बीच में ज्यूरिडिक्शन का कंसेप्ट होता है. इट मीन्स दे आर सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द कंप्लीटली स्पेसिफाइड and divided among the both level of the government. Now the third feature of the federalism, the jurisdiction of the respective level of the government are specified in the constitution, show the existence and the authority of each level of government is constitutionally granted. It means jurisdiction, पहले भी मैं बता दूं, jurisdiction का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, जो न्यायपूर्वक हो और जिसको संवैधानिक जो है मान्यता मिला. ये किसी जो है भौगोलिक सीमा क्षेत्र के ऊपर किसी का जो है अथॉरिटी हो सकता है, या किसी अलग जो है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पर हो सकता है, सब्जेक्ट पर हो सकता है. बट कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड हो, उस पर संवैधानिक उसको जो है ग्रांट, मान्यता मिला हो, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या क्षेत्रीय लोकल गवर्नमेंट हो. तो ज्यूरिडिक्शन के थर्ड जो फीचर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ज्यूरिडिक्शन of respective level of the government, it means here is a central government and the state government are specified constitutionally, ठीक है. इनको जो है संवैधानिक जो है मान्यता मिलता है, टू एक्सिस्टेंस, इसकी मौजूदगी, एंड अथॉरिटी, और इसके अधिकार को संवैधानिक मान्यता दिया जाता है. ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, प्रत्येक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड, उनको संवैधानिक मान्यता मिलता है. कहने का मतलब है इसमें इनके जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, या इनकी उत्पत्ति या जो इनकी स्थिति है और इनके जो अधिकार हैं और विषय जो है, बंटवारा जो है अलग अलग विषयों का, ये जो है पूर्ण रूप से संविधान में लिखित है, स्पेसिफाइड है.
ठीक है, न्यायपूर्वक इसको बांटा गया है कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द डिस्प्यूट्स, there is no any kind of disputes between different level of the government during exercise their power। अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में किसी तरह का टकराव या मतभेद न हो, डिस्कॉन्टमेंट और डिस्प्यूट न अराइज हो, इसलिए इसको जो है कंसेप्ट को, ये फीचर के इस कंसेप्ट को लाया गया। नाउ द फोर्थ फीचर, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज by the single level of the government। Such changes require the consent or the agreement of both level of government। It means fundamental provision, जो हमारे संविधान के जो मूलभूत ढांचाएं हैं, ठीक है, जिसको फंडामेंटल, जो संविधान के जो है निर्माण का जो आधार है, जैसे आप देख सकते हैं कि संविधान के मूलभूत ढांचाओं में जो है सोशलिज्म है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, इक्वालिटी है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट जो है, जो संविधान की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइन वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा और भी संविधान के जो जिस आधार पर इसका जो है फ्रेमिंग किया गया है, जिस बेस पर हमने अपने देश को एक नई पहचान दी है, तो ऐसे जो है संविधान के अंदर के जो मूलभूत ढांचाएँ हैं, जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, इट कान बी यूनिलैटरली चेंज। एक स्तर पर जो है ये इसको जो है, या सिंगल गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती है। इसके लिए जो है द एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों स्तर की सरकार का इस पर जो है समझौता होना चाहिए, दोनों स्तर की सरकार को यह स्वीकार होना चाहिए, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन को हम जो है क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें, या चेंजेस ला सकते हैं। इट मीन्स इसको जो है फेडरल गवर्नमेंट को जो है हम फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शा रहा है कि दैट इज नॉट द फ्लेक्सिबल। इट मीन्स द इम्प्लीमेंट आर चेंजेस, ठीक है, इन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कांट बी इजिली चेंज एंड इट नेवर बी चेंज बाय द सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिलैटरली में एक स्तर से, एक रेखीय या एक स्तरीय सरकार द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि दोनों स्तर के कॉन्सेंट, विचार उसमें जो है मौजूद, या स्वीकृति जो दोनों लेवल की, बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की इसमें जो है एग्रीमेंट या अप्रूवल इसमें जो है न मिले, ठीक है। तो इट मीन्स दैट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म ऑल्सो shows that the federal government is not a flexible government. It is very complicated and rigid government. Now we are going to discuss the fourth feature of the federalism. It means sources of the revenue, ठीक है, for each level of government. For each level of government are clearly specified to ensure their autonomy. To ensure their autonomy. It means जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, जहाँ से सरकार जो है टैक्सेस लेती है, जो आय के उनके स्रोत हैं, द इनकम रिसोर्स, जो लगान, जो रेवेन्यू या जो है टैक्सेस जो सरकार कलेक्ट करती है, ठीक है, फॉर द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो रिसोर्सेज हैं रेवेन्यू के, वो क्लियरली स्पेसिफाइड हैं। ये क्लियर तरीके से जो है उनके बीच में बांटा गया है, संविधानिक मान्यता के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड के साथ, ठीक है, टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि उस पर, इस विषय पर, इस रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू पर केंद्र सरकार का जो ऑटोनॉमी है, और इस सब्जेक्ट, इस रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी इट मीन्स एकाधिकार, जिसको कहा जा सकता है एकाधिकार, जिस पर जो है किसी भी संस्था का जो है पूर्ण रूप से जो है अपना अधिकार हो। जैसे आप जानते हैं कि जो खरीद बिक्री है, जो ट्रेड है, इससे रिलेटेड जो टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट लेती है, एग्रीकल्चर से जो टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट लेती है, इनकम टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो कहीं ना कहीं जो है सर्विस टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ये जो है टैक्सेस, जो रेवेन्यू और जो टैक्सेशन के जो सब्जेक्ट है, उसको जो है क्लियर रूप से जो है स्पेसिफाइड कर दिया गया है रिटेन तरीके से, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ग्रांट भी मिला हुआ है। ये विषय जो है रेवेन्यू कलेक्शन का या टैक्सेशन कलेक्ट करने का, ये जो है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये स्टेट गवर्नमेंट का है।
इट इंश्योर इट्स एटोनॉमी, मतलब हर किसका किस पर एकाधिकार है यह इंश्योर करती है, ठीक है। यह फेडरलिज्म के अंतर्गत ये जो है फीचर आता है जिसमें किसी तरह का डिस्प्यूट एराइज न हो। नाउ द सिक्स्थ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, कोर्ट, it means the judiciary. Court, it means judiciary. जुडिशरी जो है ये जो है न्यायपालिका जो है जिसको न्यायालय कहते हैं, हैज पावर टू इंटरप्रीट। इंटरप्रीट का मतलब होता है व्याख्या या वर्णन करना, व्याख्या। Court, it means the judiciary have power to interpret the constitution and the power of the different level of government. कोर्ट या जुडिशरी न्यायपालिका के पास जो है शक्ति है कि वो पूरे संविधान का व्याख्या कर सकती है, साथ ही साथ जो विभिन्न स्तर डिफरेंट टायर और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को जो शक्तियां दी गई हैं उसकी व्याख्या करने की जो शक्ति है, जो राइट है, वो जुडिशरी के पास है। क्योंकि पूरे संविधान का अगर एक एक पार्ट का अगर कोई व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, तो वो कौन करती है? जुडिशरी। तो जुडिशरी इट मीन्स द कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रीट, इट मीन्स व्याख्या, derive or the summary, give the summary, a full description about the each section, a part of the constitution, as well as the powers of the different level of government. हर स्तर की सरकार को कौन कौन सी शक्ति दी है, किस तरह की शक्तियां हैं, वो शक्ति की सीमा कितनी है, the limited accessibility कितना है, these all things explained are derived by the judiciary. Even the constitution also. Now the highest court, it means the Supreme Court. Here is highest court, it means the Supreme Court act as umpire, निर्णायक का काम करती है if the disputes arise between the different level of the government during exercise their power. अगर विभिन्न स्तर की सरकार अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, लेजिस्लेटिव जो है व्यवस्थित कर रही है, एक नई कानून बना रही है, टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन का नया इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उस समय अपनी अपनी शक्तियों का जो है एक्सरसाइजिंग मतलब कार्यान्वित करते समय, इस्तेमाल करते समय उनके बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट्स और विवाद हो जाता है तो इसका निर्णय कौन लेता है? जुडिशरी। इसके ऊपर जो फुल फाइनल जो है डिसीजन जो है जुडिशरी लेती है इफ देयर इज द एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर पावर, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय on the legislation, taxation and the administration, if there is any kind of dispute will be arised, then the decision were taken by the Supreme Court or by the judiciary. ठीक है, तो interpretation power and the solve the disputes between the both level of the governments during the exercise their power has the judiciary. Now the federal system, the seventh feature of the federalism, the federal system thus have the dual object. First is to safeguard and second is the promote the unity of the country. देखिए फेडरल संघवादी जो सिद्धांत है या व्यवस्था है, इसके दो जो है हिडन जो है एम है, लक्ष्य है या ऑब्जेक्ट है, वो पहला है टू सेफगार्ड, सुरक्षित करना, एंड प्रमोट द यूनिटी, और एकता को बढ़ावा देना, ऑफ द नेशन ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के सुरक्षा और उसकी एकता को जो है क्या करना है? एकोमोडेट करना है या उसको जो है प्रमोट करना है। ये दो इसके जो है ड्यूअल ऑब्जेक्ट होते हैं, दो इसके एम होते हैं, लक्ष्य होते हैं किसके? फेडरल सिस्टम के। नाउ हियर द फेडरल सिस्टम, द ड्यूअल ऑब्जेक्ट, वन इज द सेफगार्ड एंड सेकंड द प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। एंड लास्ट द आइडियल फेडरल सिस्टम, एक आदर्श संघवादी जो है व्यवस्था का जो है स्वरूप क्या है? द बोथ एस्पेक्ट, इसके दो जो है पहलू होते हैं, देयर इज टू एस्पेक्ट मींस टू फेस। फर्स्ट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक समझौता, एक विश्वास से समझौता का जो है व्यवस्था देना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारें एक दूसरे पर विश्वास करते हुए और एक जो है एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए जो है देश में जो है गवर्निंग, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का काम करे।
देश में जो है लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सारी व्यवस्थाओं को जो है एक जो है पीसफुल मैनर में, एक स्मूथ मैनर में, एक डेवलपिंग वे में लेकर चलें। तो म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करती है बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी चल रहा है, 3 फोल्ड ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कंसेप्ट हुआ है। तो मतलब जितनी भी लेवल ऑफ टायर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल एक ट्रस्ट स्थापित होना। और दूसरा है द एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक ऐसा समझौता कि एक साथ मिलकर जो है आगे बढ़े, एक साथ मिलकर एक जीवंत जो है संस्था के रूप में साथ मिलकर जो है देश की सुरक्षा, एकता और समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट को जो है क्या करें, एक्सेलरेट करें, बढ़ाएं। तो आइडियल फेडरलिज्म के जो है बोथ एस्पेक्ट, 2 पहलू होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। Now already you have 6 features: the interpretation power of the courts and the resolving the disputes between the different level of the government. If there is any kind of dispute arises during exercise their power, the resolving power of the dispute and interpretation of the constitution and the power of the different level of the government. That is possessed by the judiciary and the federal system have the 2 dual object. It means dual object, उसके 2 जो है लक्ष्य होते हैं, to safeguard and promote the unity of the country. Further we are going to discuss about what make the India federal. भारत को क्या चीज़ है जो इसको जो है संघात्मक सरकार की सूची में जो है खड़ा करता है, इसको संघात्मक सरकार की जो है विशेषता दर्शाता है कि भारत एक फेडरल कंट्री है। बट इन एक्चुअली इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री। ठीक है, कंप्लीट फेडरल कंट्री। इसको हम जो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। भारत जो है पूर्ण रूप से फेडरल कंट्री क्यों नहीं है, जस्ट लाइक अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की तरह जो है भारत पूर्ण रूप से जो है फेडरल को कंडक्ट नहीं करता है। बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इंडिया ने जो उसको इंस्टॉल किया है, अप्लाइड किया है, जिससे कि हम भारत को जो है एक फेडरल कंट्री के जो है लिस्ट में जो है शामिल कर सकते हैं। उसके जो है प्रारूप को इसने जो है क्या किया, कंडक्ट किया है, सम फीचर्स। और वही फीचर डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं हमारी सरकार की। इवन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो फेडरल जो है ये जो है किसी तरह से जो है नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में फेडरलिज्म, इट मीन्स द फेडरल शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। इन द फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, पार्ट फर्स्ट आर्टिकल देयर इज रिटन इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये राज्यों का संघ है, यहाँ संघ लिखा गया बट नॉट इज द फेडरल। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, नॉट फेडरल। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि इज द फेडरल is written, the federal word is written in our constitution? It means not. The federal word is not written in our constitution. In the first article of our constitution, there is a described that India is a union of states. ठीक है, भारत राज्यों का संघ है. That is not the federal word written in our constitution. Now you are discuss the answer of this question. What makes the India federal? The following factors make the India federal. The first is the division of the list. Division of the list. लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सूची के हिसाब से, सूची विभाजन के हिसाब से जो है शक्तियों का जो है क्या करना है, डिवाइडेशन करना जो है केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकार के बीच में। इवन अब तो 1993 के बाद जो है लोकल गवर्नमेंट का, पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसके बीच में भी शक्तियों का लिस्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन करना, ये फेडरलिज्म बताता है। द डिवीजन ऑफ द पावर, डिवीजन ऑफ द पावर, ठीक है, among the different level of the government. So this concept also be applied in India. The division of power in the category of the list. It means the division of the list. Now first list, there is the 4 list. The main are the 3 list, but 4 are the other. But these 3 lists are the main: union list, state list and concurrent list. Union का मतलब संघ सूची कहा जाता है. The
subject of the union list hold the importance of the nation. Importance of the nation, it managed or coordinated by the central government or the union government. Those subject written in the union list, just like first of all, just like जो है डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस, करेंसी, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ग्लोबल ट्रेड, these all things, these are the subject of the union list, and this hold the importance of the national government. It means that is coordinate and manage, ठीक है, by the central government. It come under the authority of the central government. डिफेंस है, करेंसी है, बैंक एंड इंश्योरेंस है, ग्लोबल ट्रेड है, ऐसे लगभग जो है इस समय वर्तमान में जो है 100 सब्जेक्ट हैं, जो पहले जो है 93 थे, अब जो है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट आर द 100, लगभग 100 हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड को हो जाता है, रेलवे हो चुका, एयरलाइंस हो चुका, तो जो है फॉरेन अफेयर्स हो चुका जो है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, तो जो है जो ग्लोबल मीटिंग हेल्ड होती है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन डिप्लोमेटिक्स जो है एजेंसी है, दिस ऑल कम अंडर द subject of the union list, and they hold the importance of the nation. It means they are the part, or they have the authority to control and manage by the central government, ठीक है। Now we are going to discuss the state list. State list, राज्य सूची। State list को क्या कहा जाएगा? राज्य सूची। ये जो है क्या है? संघ सूची, ठीक है। सबसे पहले ये हमें मालूम है कि जो डिवीजन ऑफ जो है पावर है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, दैट इज रिटन इन द 7th शेड्यूल। भारत की 7वीं जो है अनुसूची में, भारत की संविधान के 7वीं जो है अनुसूची में यह लिखा गया है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, इस समय जो है इसमें जो है लगभग जो है वर्तमान में जो है 61 जो है सब्जेक्ट है, मतलब इसको 61 सब्जेक्ट, मतलब 66 सब्जेक्ट थे, अब वर्तमान में इसमें जो है 61 सब्जेक्ट हो गए हैं। कुछ सब्जेक्ट इससे निकाल दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, ठीक है। तो द सब्जेक्ट्स दोज आर रिटन इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, दिस होल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड over this subject the state government has right to manage and coordinate. Those subjects are the part of the state list, ठीक है। स्टेट लिस्ट को सकते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम देयर आर द 61 स्टेट, ठीक है, कम अंडर द स्टेट लिस्ट। 61 जो है विषय स्टेट राज्य सूची के इस समय जो है क्या है, पार्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर आ सकता है, जो है ट्रेडिंग आ सकता है, ठीक है, सेलिंग एंड परचेजिंग आ सकता है, जमीनों की खरीद बिक्री आ सकती है, स्टाफ ड्यूटी जो है, तो ये तमाम तरह के जो है हाउसिंग है, ठीक है। तो ये सारे जो है एरिगेशन है, ये सारे जो सेक्टर है सब्जेक्ट हैं, तो ये जो है किसके हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेड, उसमें मैंने जोड़ा था ग्लोबल ट्रेड जो विश्व स्तर पर होती है, जो यूनियन लिस्ट का है, ठीक है, एरिगेशन, लैंड रेवेन्यू, इसके ऊपर है ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो सब्जेक्ट हैं जो है किसके हैं, ये जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, जिसके ऊपर जो है राज्य सरकार की जो है पावर होती है, अथॉरिटी होती है इसके ऊपर मैनेज और कंट्रोल करने का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्करेंट लिस्ट। इसको जो है समवर्ती सूची कहा जाता है, और इस पर जो है कंबाइंड जो है ये इंटरेस्ट होल्ड करते हैं सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट,
ये दोनों, ये इसके जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों स्तर के सरकार के जो है अंतर्गत आते हैं। उसमें जो है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइडिंग होता है, जस्ट लाइक 90:10 कि लगभग जो है इसको 90% ये और 10% जो राज्य सरकार होती है। किसी किसी सब्जेक्ट में जो है वो रेशियो अलग होता है, 70-30 का होता है, लेकिन मेनली जो है ये रेशियो माना जाए तो 90% उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके बाद जो है 10% इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो इसके सब्जेक्ट हैं कॉन्करेंट लिस्ट के। स्पेशली कॉन्करेंट लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं जस्ट लाइक द एजुकेशन, एजुकेशन है, फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है, ये सारे जो है किसके सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन, इनका जो संरक्षण सुरक्षा जो है, प्राकृतिक जो संसाधन है, धरोहर है या जंगली जो है जीवन है, जंगली जीव जंतु हैं, इन पर सुरक्षा जो है। इस तरह से आप देख सकते हैं नेशनल पार्क है, जो है जो है वर्ल्ड सेंचुरी है, बायो रिजर्व है, ये जितने भी आते हैं। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं जो हेरिटेज है, जो मोनूमेंट्स हैं, प्राचीन जो हेरिटेज और मोनूमेंट्स आते हैं, तो ये सब जो है ये किसके हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। यहाँ तक कि स्वच्छता जो है, क्लीनिनेस भी इसका पार्ट है। स्पेशली जो है इसको हेल्थ को भी अगर जोड़ा जाए तो हेल्थ भी जो है अब इसका पार्ट हो गया। हम एजुकेशन और हेल्थ को जो दो इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और ये दोनों जो है कॉन्करेंट लिस्ट पर में जो है 1976 को इसमें जो है क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है। और ये किसके तहत हुआ, तो 42 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो संविधान में जो है 42वां जो संशोधन किया गया 1976 में, उसी में जो है शिक्षा को, स्वास्थ्य को जो है परिवार नियोजन, मतलब मेन जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को इस सूची में जो है शामिल किया गया। इसके अलावा जो सारी सूचियाँ इसमें थी, ठीक है। इसके अलावा मैरिज भी इसमें आता है, मैरिज एक्ट भी जो है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। मेजरमेंट जो है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। डाइवोर्स भी जो है वो मेजरमेंट, जो डाइवोर्स है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट को भी जो अगर देखा तो फॉरेस्ट भी इसी समय जुड़ा, तो फॉरेस्ट भी जो है ये क्या है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो जो समर्थित कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर चलना होगा, ठीक है, जिससे कि जो हम सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर से और प्राकृतिक संसाधनों और धरोहरों की सुरक्षा कर सकें, तो ऐसे इंपॉर्टेंट लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, दिस सब्जेक्ट added in the concurrent list in which year, in 1976 in 42 amendment of our constitution, इसमें जो है concurrent list में इसको जोड़ दिया गया। These are the important subject of the concurrent list, and over the subject of the concurrent list, the power were be shared between the power were be shared, ठीक है, in some proportion between central and the state government, ठीक है। So that is about the concurrent list. Now we are going to discuss about the residuary list. Residuary list के बारे में जो है इसमें डिस्कस करेंगे। रेसिडुअरी अभिष्ट जो रहती है, जो अवशेष जिसे कहा जाए, अवशेष या अभिष्ट, अभिष्ट सूची, ठीक है। जो सूची जैसे हमारे जो है 1991 के बाद कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो भारत में जो विकसित हुए उस समय जो है, जिस समय संविधान बनाया गया, जिस समय ये सारे कॉन्सेप्ट को संविधान में लागू किया गया 1915 के, ठीक है। 1946 से लेकर 1950 के बीच में जो है 49 तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बना,
तो उस समय कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे या जो है इमर्ज नहीं हुए थे, उसमें उस सेक्टर में हम उतना डेवलपमेंट नहीं किए थे, न्यू जो है चेंजेस नहीं लाए थे, उसमें जो इनोवेटिव या जो चेंजेस है या जो है आइडियाज ये हमारे द्वारा जो है डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में 1991 में जब नई आर्थिक नीति या न्यू जो है इकोनॉमिक पॉलिसी जब ड्रॉन आउट हुआ इंडिया में, जिसमें कि जो है मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट पीवी नरसिम्हा राव के समय में लाया गया, जिस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वित्त मंत्री उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा सेक्टरों में प्राइवेटाइजेशन, बहुत ज़्यादा जो हम जो क्या कह सकते हैं सर्विस सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव दिए, उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ किए। तो 1980 के बाद अगर मान सकते हैं कि 1980 और 1991 के बाद जिस सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ, जो न्यूली कम सब्जेक्ट हैं या सेक्टर हैं, वो जब आए, जिस समय ये बनी थी उस समय नहीं थे, जैसे आईटी सेक्टर है, ठीक है। तो ये सारे जो बाद में जो है इसमें आया, ठीक है, स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है, स्पेस एंड रिसर्च सेंटर जो है, ठीक है, ये जो सारे निकल कर आए जो है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में, स्पेस रिसर्च सेंटर्स के बारे में और सारे संवैधानिक जो है अनुसंधानों का जो ये सारी चीज़ों का विकास हुआ, तो ये इस समय हुआ। तो इस सारे सेक्टर को हमने रेसिड्यूरी में, अब रेसिड्यूरी का वर्तमान समय कोई कंसेप्ट नहीं, इसको पढ़ते हैं बर्दर, इसको जो है पूर्ण रूप से अब यूनियन का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि इस रेसिड्यूरी लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, वो उसके ऊपर जो कंट्रोल और मैनेज करती है। इसलिए जो है रेसिड्यूरी में जो मेनली आईटी सेक्टर है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इन सब्जेक्टों के ऊपर किसका पावर होता है रेसिड्यूरी लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, तो यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पावर होता है। अब इसको भी हटा दिया गया, अब सीधे इस पार्ट को जो है यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया, जो मैंने बताया कि 97 से 100 हुआ, तो ये जो है जोड़कर इसमें शामिल कर दिया गया।